अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपा हम कहते हैं जिगर को, आइटिस कहते हैं सोजिश को, यानी ये जिगर की सोजिश की एक बीमारी है। और बी से मुराद ये है कि वायरस जिसकी वजह से ये होती है तो उसको हम बी कहते हैं। आप सुनते रहते हैं कि हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से जिगर की सोजिश होती है। जब वायरस की हम बात करते हैं तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है ये डीएनए या इसकी डबल स्ट्रैंड्स होती हैं। तो ये इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है या जीनियाती जो इसका कंपोनेंट है वो डीएनए है, वो आरएनए नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी हमें लगता कैसे है? किसी ने एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई किसी को, यानी उसकी हीमोग्लोबिन कम थी और डॉक्टर ने उसको खून लगाने के लिए कहा, तो ये उस अमल से एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है कि अगर वो शख्स जिसने खून देना हो उसको अगर हेपेटाइटिस बी था तो जिसको खून लगना है उसको मुंतकिल हो सकता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो हम नीडल इस्तेमाल करते हैं, ये टीका लगने के लिए जब सिरिंज इस्तेमाल की जाती है तो बाज़ औक़ात उनके ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है अगर उन सिरिंजेस को अच्छे तरीके से हेपेटाइटिस बी के वायरस से पाक ना किया जाए। और इसी तरह से बाज़ औक़ात ये माँ से बच्चे को मुंतकिल हो सकता है, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये जो मेन और इसी तरह से अगर एक मियाँ को है तो बीवी को मुंतकिल हो सकता है, बेगम को है तो मियाँ को मुंतकिल होने के चांसेस होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये किसी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। ये जो वायरस है ये हम इसके होस्ट हैं, हम इसके मेज़बान होते हैं। और ये जो वायरस होता है ये दर्जा हरारत, अगर मिसाल देता हूँ आपको कि अगर -20 तक भी टेम्परेचर है कहीं का तो ये वहाँ पे भी ज़िंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा। और इसी तरह से अगर कहीं का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकता है। साउथ कोरिया, जो जनूबी कोरिया है, वहाँ पे 400 साल पुरानी एक डेड बॉडी मिली एक बच्चे की बर्फ़ानी इलाके से। तो उसका जो जिगर है उसके अंदर हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो ना सिर्फ ज़िंदा था बल्कि जब उसकी सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला कि ये कौन सी टाइप है और ये रेप्लिकेट भी करता है, यानी तकसीम भी होता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी की जो इन्फेक्शन है वो मुंतकिल हो जाए तो हमें कैसे पता चलता है, अलामात क्या आती हैं? आमतौर पे तो अक्सर जो मरीज़ हैं उनको या तो पता नहीं चलेगा या हल्की किस्म की अलामात आएंगी। और जो अलामात होती हैं उसमें बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, कुछ नहीं खाने को दिल करता है, उल्टी आने की कैफियत होती है या फिर उल्टियाँ आ सकती हैं। इसी तरह से जो हमारा जो पेट होता है, एब्डोमेन, उसका जो राइट साइड है उसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, जहाँ पे जिगर मौजूद होता है, वहाँ पे कुछ लोगों को दर्द होता है। और कुछ लोगों को पेट के सेंटर में जिसको हम एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं वहाँ पे दर्द हो सकता है। तो इसके अलावा क्योंकि उर्दू में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम एक लफ्ज़ बोलते हैं यरकान। यरकान का मतलब होता है कि आंखों का पीलियापन। और बाज़ लोगों में जो हमारे खून के अंदर एक रतूबत होती है, एक सिक्रीशंस बढ़ जाती है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, जिसकी वजह से आंखें भी पीली हो जाती हैं और बाज़ औक़ात हमारी जिल्द का रंग भी पीला हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं यरकान या जॉन्डिस, जिसकी वजह से ये जो बीमारियां हैं जो मैंने पहले नाम लिया था, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इसको हम यरकान की बीमारी भी कहते हैं। तो मुंतकिली का मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर ये अलामात होती हैं जो लोगों में पैदा होती हैं, लेकिन बाज़ लोगों में अलामात नहीं आती या बहुत हल्की आती हैं और लोगों को पता नहीं चलता। तो जब आप डॉक्टर से रब्ता करते हैं तो वो आपके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं और उन टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन है या नहीं है। जैसे कि और अगर आप फिर एक बार फिर कोरोना को जहन में लाएं
कि जैसे हम कुछ एंटीजन होती हैं जो प्रोटीन होती हैं वायरस की अपनी, और कुछ हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ बनाता है उसके खिलाफ, और बाज़ औक़ात जिस तरह हम पीसीआर या करके हमें पता चल जाता है कि कितनी किसी चीज़ की तादाद है, तो वो भी पता चल सकता है। तो इसी तरह से जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है उसके भी जैसे एक हम करवाते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। लेकिन इन तमाम से पहले एक दफ़ा आपका जो डॉक्टर है वो आपके जिगर के टेस्ट करवाएंगे ताकि उनको पता चल जाए कि क्या वाकई जिगर के ऊपर सोजिश चल रही है। जैसे LFTs हम कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें ALT है जिसको हम एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज कहते हैं, एक AST है जिसको हम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज कहते हैं। इसी तरह से बिलीरुबिन करवाई जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन जो आंखों का पीलियापन जिस वजह से वो तो होता है और मैंने जिक्र किया था। इसी तरह से आपका रूटीन का टेस्ट करवाया जाता है जिसको हम CBC कंप्लीट ब्लड सेल काउंट कहते हैं, प्लेटलेट्स देखने के लिए, क्योंकि बाज़ जो मरीज़ों में अगर ये पुरानी बीमारी की तशख़ीस हो तो उनमें प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। और इसी तरह से हम इन मरीज़ों की कुछ ऐसे टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि खून गाढ़ा है या पतला है, क्योंकि जो जिगर है वो ऐसे फैक्टर बनाता है जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, जो खून को गाढ़ा करने में मदद देते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं, यानी वो जो टेस्ट करवाते हैं वो हैं PT यानी प्रोथ्रोम्बन टाइम, और APTT यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। क्योंकि आमतौर पे जब जिगर का प्रॉब्लम बना होता है, मसला बना होता है, तो उस वक़्त ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो मुतासर हुए होते हैं। और इसी तरह से जो हमारा जो जिगर है वो प्रोटीन बनाता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो वो भी चेक करवाई जाती हैं। यानी ये बुनियादी टेस्ट हैं। और उसके साथ आपका डॉक्टर बाज़ औक़ात आपका अल्ट्रासाउंड करवाता है पेट का, जिगर को देखने के लिए, क्योंकि जब जिगर की सोजिश होती है तो ये ना सिर्फ ये कि इसका साइज़ बड़ा होता है बल्कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ी तब्दीली आई हुई होती है। तो इसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी से मुतल्लिक ख़ास टेस्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो वायरस है उसकी एक सरफेस की प्रोटीन है, उसका हम एंटीजन आपने याद रखना है कि वायरस का हिस्सा होता है, और एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, और इन दोनों की मदद से हम तशख़ीस करते हैं किसी भी वायरस की। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBS एंटीजन उसको हम कहते हैं। अगर किसी में वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उस शख्स को इन्फेक्शन है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी को एंटीबॉडीज़ हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ, जिसको हम anti-HBs एंटीजन कहते हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स या तो सेहतयाब हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई थी किसी दौर में, जिसका आगे जाके मैं जिक्र करूंगा। तो इसके अलावा जो और एंटीजन हम चेक करवाते हैं वो है हेपेटाइटिस बी E एंटीजन। किसी में अगर हेपेटाइटिस बी E एंटीजन पॉजिटिव हो तो इसका मतलब होता है कि उस शख्स के अंदर ये सलाहियत है कि वो बहुत सारे लोगों को आगे ये इन्फेक्शन दे सकता है। और इसी तरह से हम एंटी हेपेटाइटिस बी E एंटीजन भी चेक करवाते हैं। और आखिर में हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन हम चेक करवाते हैं, ये तशख़ीस करने के लिए कि किसी में इन्फेक्शन है या नहीं। और उसी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ हैं। तो हमारा ये जो वायरस होता है हेपेटाइटिस, इसकी ये एक सर्कुलर है, यानी एक दायरे की शक्ल में होता है। इसके सबसे बाहर वाली जो प्रोटीन है उसको हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं, और इसके मरकज़ में जहाँ पे इसका DNA मौजूद है वहाँ पे जो दो प्रोटीन हैं उनके नाम हैं हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, और उसके साथ ही बाहर एक होती है पास ही उसके, जिसको हम प्री कोर या E एंटीजन कहते हैं। तो 3 किस्म की ये प्रोटीन्स हैं, 3 किस्म के एंटीजन्स हैं, और 3 किस्म की ही फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। और आखिर में हम एक PCR टेस्ट करवाते हैं, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी तक आपको कोरोना की वजह से काफ़ी समझ है PCR टेस्ट की, तो फिर हमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसका DNA कितना ज़्यादा हमारे जिस्म में मौजूद है। मसलन अगर किसी के अंदर 20,000 इंटरनेशनल जो यूनिट पर ml मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है। और अगर इससे कम है तो कम इन्फेक्शन है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो DNA है उसको हम PCR के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। तो अमूमी तौर पे ये टेस्ट करवाए जाते हैं। बाज़ लोगों में डॉक्टर CT स्कैन भी करवा सकता है पेट का जिगर को देखने के लिए, बाज़ लोगों में MRI करवाया जा सकता है, और बाज़ औक़ात बहुत कम केसेस में बायोप्सी की जाती है ये देखने के लिए कि जिगर किस हद तक ख़राब हो चुका है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, वो उस पर मैं किसी दिन एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो जब ये तशख़ीस हो जाती है, ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद बारी आती है इलाज की। आम तौर पर जो
इब्तदा में हेपेटाइटिस बी होती है, जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसमें सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है। जैसे किसी भी वायरल इन्फेक्शन में आप कोरोना को देख चुके हैं, आप डेंगू को देख चुके हैं कि लोगों को रेस्ट करने का कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि वो अपने पानी का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, कोई एक्स्ट्रा या ऐसी दवाई ना लें जो उनको ज़रूरत नहीं है। तो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होते हैं उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हो जाए, क्रॉनिक किसे कहते हैं कि जब किसी में HBS एंटीजन पॉजिटिव आता रहे 6 महीने के बाद भी, और इसी तरह से हेपेटाइटिस बी वायरस का जो DNA PCR के जरिए वो भी ज़्यादा आता रहे, तो उसको हम कहते हैं कि किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी के लिए आमतौर पे हम एंटीवायरल दवाइयां दी जाती हैं, और वो जो एंटीवायरल दवाइयां होती हैं उसमें जो सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा जो लिखी जाने वाली, बताई जाने वाली, जिसको हम प्रेफर्ड दवाइयां कहते हैं कि जिसको तरजीह दी जाती है, तो उसमें है पैगिलेटेड इंटरफेरोन अल्फा। ये जेनरिक हैं, ब्रांड ज़ाहिर है कि आपका डॉक्टर ही आपको, जिसको आप चेक करवाएंगे तो तशखीस के बाद वो आपको बताएंगे। पहला है पैगिलेटेड इंटरफेरोन अल्फा, इसके अलावा है टेनोफिवीर और एक है एक्टेनावीर। तो ये 3 वो दवाइयां हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं एंटीवायरल के तौर पे, और एक मखसूस टाइम के लिए आपकी मुकम्मल एक तशखीस के बाद, मुकम्मल सूरत हाल को समझते हुए पूरी उसके हिसाब से आपको दी जाती है। और सबसे बेहतरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन से बचें, और अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको हेपेटाइटिस बी है और घर वाले चाहते हैं कि किसी और को ये मुंतकिल ना हो, इसी तरह से अगर किसी को प्रेगनेंसी है और वो चाहते हैं कि उनको या उनके बच्चे को मुंतकिल ना हो, तो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो बहुत कारआमद है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के 3 डोजेज़ होते हैं। एक 0 डे पे लगता है, एक महीने के बाद डोज लगती है, और एक लगती है 6 महीने के बाद, और उसके बाद आम तौर पे लोगों को 5 से 10 साल के बाद बूस्टर लगाया जाता है। तो जिन लोगों को 3 डोजेज लगती हैं, 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट जो HBS, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एंटीबॉडीज़ तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वो 1 करोड़ पर ml जो है इंटरनेशनल यूनिट वो बनी होती है इन लोगों में, और ये उनको मुस्तकबिल में किसी भी हेपेटाइटिस बी की जो इन्फेक्शन होती है उससे बचाती हैं। मिसाल के तौर पे जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स का दाखिला होता है तो उनके लिए ज़रूरी होता है पाकिस्तान में कि उनको हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन है वो हुई हो, क्योंकि तीसरे साल के बाद आम तौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल में जाना शुरू कर देते हैं, और वो जब बाज़ का मरीज़ों का सैंपल लेते हैं या उनके साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वैक्सीनेशन अगर होगी और अगर किसी को गलती से कोई सिरिंज लग भी जाती है, नीडल प्रिक हो भी जाता है, तो हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन उस शख्स में मुंतकिल ना हो। सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी की जो इन्फेक्शन है वो ख़तरनाक किन के लिए है, और किन का आमतौर पे जिगर जो है वो ख़राबी की तरफ जाता है? वो बच्चे जो उन माओं के घर पैदा होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी था, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत अरसे के बाद, 15 से 20 साल के बाद, इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनका जिगर जो है वो ख़राब होगा, और खुदा न खास्ता सिरोसिस होगी, और इसी तरह से इनको जो जिगर का कैंसर होने का, जिसको हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, वो भी हो सकता है। और उसके बाद बारी आती है उन लोगों की जिनको कम उम्री में हेपेटाइटिस बी होता है, और सबसे कम बारी उन लोगों की आती है कि उनका जिगर सबसे ज़्यादा ख़राब होगा जिनको उम्र के आखिरी हिस्से में जाके हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन होती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता जैसे ही किसी को हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हुई तो साथ ही उनका जिगर भी ख़त्म हो सकता है, जिसको एक्यूट फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर हम कहते हैं। और वो बच्चे जो उन माओं के घर पैदा होते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन होती है, तो उनको ना सिर्फ वैक्सीन लगाई जाती है बल्कि उन बच्चों को इम्यूनोग्लोबुलिन, एक प्रोटीन होती है, तो बनी हुई एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो भी बच्चों को लगाई जाती हैं ताकि उनको हेपेटाइटिस बी से बचाया जा सके। और हेपेटाइटिस बी जो है वो ना सिर्फ ये कि जिगर को ख़राब करता है, बल्कि इसके अलावा वो जो गुर्दे होते हैं उनके अंदर भी एक प्रॉब्लम करता है, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और खून की जो नालियां हैं उनके अंदर भी मसले पैदा करता है, जिसको हम पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा कहते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप हेपेटाइटिस बी के बारे में ज़रूर जानें। आपके घर में अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको हेपेटाइटिस बी है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।
और कोशिश करें कि वैक्सीन लगवाने से पहले एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ज़रूर चेक करवा लें। अगर तो आपके अंदर बनी हुई है, इसका मतलब है कि आपको कभी इन्फेक्शन हुई थी लेकिन आप उससे खुद ही सेहतयाब हो गए हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी वैक्सीन लगवाने की। लेकिन अगर आपके अंदर anti-HBs जो है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं बनी हुई और आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी वो नेगेटिव है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लें।